जय हिंद जय भारत दोस्तों। 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 2 को अम्ल और क्षारक के बारे में 2 टॉपिक है वहाँ से पार्ट 1 में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। ये पार्ट 2 है। वीडियो वहाँ पर लंबा हो रहा था, इस चलते हमको रोकने पड़ा। तो पार्ट 2 वीडियो में सभी अभ्यास सहित प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है लवण से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। और लवण एक उदासीन यौगिक है जो अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के फलस्वरूप बनता है। यानी कि हम लोग पीछे देख रहे थे कि जितना भी रिएक्शन करवा रहे थे, जब अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो लवण का निर्माण तभी होता है जब अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करता है, तथा तो लवण का निर्माण होता है। और लवण एक उदासीन यौगिक है। उदासीन यौगिक उसको कहते हैं जिस पर यानी कि चार्ज प्लस और चार्ज माइनस की दोनों की संख्या बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो कि उदासीन है, क्योंकि सोडियम पर भी चार्ज प्लस 1 है, 1 है, और यानी कि क्लोरीन पर भी चार्ज 1 है। और जब किसी यौगिक पर चार्ज प्लस और माइनस इक्वल रहता है तो उसे उदासीन यौगिक कहते हैं। साथ में जो अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के फलस्वरूप बन रहा था, यानी कि अम्ल और क्षारक आपस में जब अभिक्रिया करवा रहे थे तभी वो बन रहा था, जब यानी कि अम्ल से हाइड्रोजन यानी कि अलग हो जा रहा था, तब जाके यानी कि लवण का निर्माण हो रहा था। चलिए हम आपको बना कर दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कि सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र NaCl है जो कि लवण है, मैग्नीशियम सल्फेट ये भी लवण है जिसका सूत्र होता है MgSO4, जिंक कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है ZnCO3। अब आपको हम बना कर दिखाते हैं यानी कि अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के फलस्वरूप कैसे बनता है इससे। तो जैसे मैं आपको बना कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यानी कि अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के फलस्वरूप लवण बन रहा था। जैसे में एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि अम्ल लेते हैं जिसका है जो है HCl है, और प्लस में यानी कि क्षारक ले लेते हैं जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब इन्हें आपस में रिएक्शन करेगा तो यानी कि हाइड्रोजन और यानी कि सोडियम आपस में मिल जाएगा, तो इन्हें बन जाएगा NaCl और प्लस में OH और यहाँ से एगो H मिलेगा, तो इन्हें बना देगा कौन चीज H2O। अब ऐसा रिएक्शन पढ़ा थे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। तो देखिए तो यहाँ अम्ल यानी कि HCl है। अब HCl से यानी कि हाइड्रोजन कौन चीज हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। और जब यानी कि अम्ल से हाइड्रोजन यानी कि विस्थापित होने के फलस्वरूप यानी कि लवण का निर्माण होता है। तो ही तो लिखा है कि जो अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के फलस्वरूप बनता है। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि किस तरह से यानी कि अम्ल से क्षारक को विस्थापित होने का फलस्वरूप लवण बनता है। तो चलिए एक बार दोहरा देते हैं कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग को देखा, यहाँ पर लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड बन रहा था। और लवण एक उदासीन यौगिक होता है। उदासीन यौगिक कहने का मतलब कि एक पर प्लस चार्ज होता है एक और एक पर माइनस चार्ज होता है, और प्लस माइनस दोनों मिलकर कोची हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक को कोची कहा जाता है, उदासीन यौगिक कहा जाता है। और उदासीन यौगिक कहा जाता है जो अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के फलस्वरूप बन रहा था। तो यहाँ यानी कि अम्ल से यानी कि हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, तब जाके यानी कि NaCl बना। और इसके साथ एक चीज़ और पॉइंट याद रखिएगा कि इस तरह के अभिक्रिया को यानी कि उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को उदासीन अभिकरण क्रिया कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि इसे ही उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख दिए कि इसे ही उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है और उसे ही उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से यानी कि लवण भी हमारा समाप्त हो गया। लेकिन एक बात छूट गया, उसको भी आप याद रखिएगा कि लवण का pH मान 7 के बराबर होता है। लवण का pH मान 7 के बराबर होता है। याद रखिएगा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, और लवण का pH मान 7 के बराबर होता है। ये तीनों पॉइंट हमेशा आप लोग माइंड में रखिएगा कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। तो चलिए और कुछ अब छोटे छोटे यानी कि पॉइंटों को अब जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ के, तब उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो अगला पॉइंट है कि अम्ल क्षार सूचक। टॉपिक है जो एग्जाम में पूछ देता है इसको कि अम्ल क्षार सूचक क्या है। तो वैसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग या गंध में परिवर्तन कर लेता है तो उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। यानी कि अगर एग्जाम पूछ दे कि अम्ल क्षार सूचक क्या है तो इसको एग्जाम में लिखिएगा कि वैसे पदार्थ जो किसी विलयन का मतलब होता है कि घोल
में अम्ल या क्षार के साथ मिलकर, अम्ल और क्षार के साथ मिलकर अपना रंग या गंध में परिवर्तन कर लेता है तो उसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। आप समझ गए होंगे। सूचक दो प्रकार का होता है। पहला होता है अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन वाला, यानी कि जो रंग में परिवर्तन कर देगा वो, और दूसरा अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाला, जिसको गंधीय सूचक कहा जाता है। तो आई होप दैट कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि अम्ल क्षार सूचक क्या है से। तो सबसे पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए, तो पहला सवाल में जैसे लिए हैं कि रंग में परिवर्तन वाले सूचक को, जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं कि कैसे कैसे यानी कि रंग में परिवर्तन करता है से। तो सबसे पहले लिए है नीला लिटमस। तो नीला लिटमस क्या करता है कि नीले लिटमस अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग का हो जाता है। यानी कि जो नीला लिटमस है वो क्या करता है कि जब अम्ल के साथ यानी कि मिलता है तो यानी कि लाल रंग का हो जाता है। दूसरा कि लाल लिटमस, जब लाल लिटमस अम्ल के साथ मिलकर नीले रंग का हो जाता है, यानी कि जब नीला वाला था वो अम्ल के साथ मिल रहा था तो लाल हो जा रहा था, और जो यानी कि लाल वाला था वो जब अम्ल के साथ मिल रहा था तो नीला हो जा रहा था। तीसरा में लिए हैं हल्दी, जिसको कहते हैं टर्मेरिक भी बोला जाता है। तो हल्दी क्षारकों के साथ लाल भूरा रंग पैदा करता है। इसी कारण कपड़े पर लगी सब्जी का निशान क्षारीय साबुन से धोने पर लाल भूरा हो जाता है। यानी कि आप देखे होंगे कि जो कपड़े पर यानी कि सब्जी का रंग लग जाता है, जो यानी कि पीला होता है, तो उसको क्या होता है कि जब आप साबुन से धोइएगा तो यानी क्या होता है कि लाल या भूरे रंग का हो जाता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दूसरा था कि अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले गंधीय सूचक। देखते हैं, जैसे में एग्जाम्पल में लिए हैं कि प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों और लौंग का तेल अम्ल और क्षारक के साथ मिलकर भिन्न गंध उत्पन्न करता है। यानी कि जो प्याज के जो छोटे छोटे टुकड़ा हो गया या लौंग का तेल जब अम्ल और क्षारक के साथ आपस में यानी कि मिलेगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि गंध के कोची कर देता है, उत्पन्न कर देता है। उससे ही यानी कि गंधीय सूचक कहते हैं। अगला टॉपिक है, जैसे लिए हैं कि अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक क्यों करता है। यानी कि आप जब देखिएगा अम्ल और क्षारक के जो जलीय विलयन यानी कि घोल होता है वो विद्युत के सुचालक करता है, यानी कि ओकरा में यानी कि करंट प्रवाहित होता है। क्यों? तो आंसर है कि अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनीकृत होकर धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। इन्हीं आयनों के उपस्थिति के कारण अम्लीय या क्षारीय विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। यानी कि जो अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है कि आयनीकृत कहने का मतलब कि बटना होकर धन आयन और यानी कि ऋण आयन में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। और इन्हीं आयनों की यानी कि धन आयन और ऋण आयन के आयनों के उपस्थिति के यानी कि उपस्थिति के कारण अम्लीय या क्षारीय विलयन विद्युत का कोच करता है, सुचालक होता है। तो इस सब पॉइंट के याद रखिएगा। ये वाला अभी जल्द ही में यानी कि 2021 में इसको पूछा था, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। यानी कि सवाल है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, इसमें यानी कि बिजली प्रवाहित नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल होता है। क्यों? तो आंसर है कि क्योंकि आश्रित जल का आयनीकरण नहीं होता है, क्योंकि जो आश्रित जल होता है उसका आयनीकृत होबे नहीं करता है। इसमें लवण व गैस नहीं होता है। जो आश्रित जल होता है उसमें गैस और लवण नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में कई गैसें जैसे CO2 तथा SO2 घुली होती है, जो जल के बूंदों के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल जैसे H2CO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। इन अम्लों का आसानी से आयनीकृत हो जाता है, जिसके कारण इसमें आसानी से विद्युत का चालन हो जाता है। यानी कि जो आश्रित जल था उसमें क्या होता है कि लवण और गैस हैवे नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल होता है उसमें यानी कि CO2 और SO2 जैसे गैस घुली हुई रहती है, जो जल के बूंदों के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल जैसे H2CO3 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है, और इन अम्लों का आसानी से यानी कि आयनीकरण हो जाता है, जिसके कारण यानी कि इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। ये सब अभ्यास के प्रश्न है, उसके बाद यानी कि टॉपिक पर सब पहुंच जाएंगे वहीं से। तो सवाल है कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ये सब सवाल एग्जाम में पूछा है और ये सब 2021 के मॉडल सेट में सब पूछा था सवाल। तो आंसर है कि जल
अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस उत्पन्न करता है। जल के अनुपस्थिति में अम्ल आयनीकृत नहीं होता है और H3O प्लस यानी कि आयन उत्पन्न नहीं करता है। इसी कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो आई होप दैट कि आप इसका समझ गए होंगे। ये सवाल सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, यानी कि जब जल के जहाँ उपस्थित रहता है वहाँ पर अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? तो आंसर है कि जल अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन उत्पन्न कर देता है। जल के अनुपस्थिति में अम्ल आयनीकृत नहीं होता है और H3O प्लस आयन उत्पन्न नहीं करता है। इसी कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खाली 2 को प्रश्न देखते हैं छोटा छोटा, इसके बाद टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए, तो अगला पॉइंट है कि प्रबल अम्ल और दूसरा है कि दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल देखते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत हो जाने कहने का मतलब कि पूरी तरह से घुल जाता है और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का उच्च सांद्रता उत्पन्न करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में यानी कि घोल में पूरी तरह से क्या होता है कि घुल जाता है और घुलकर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस का उच्च सांद्रण उत्पन्न करता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 etc इसी तरह से आता जाता है। दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, यानी कि पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा मोड़ा कुछ होता है कमी, और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का निम्न सांद्रण उत्पन्न करता है, तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जैसे में एसिटिक अम्ल हो जाएगा जिसका सूत्र CH3COOH होता है, कार्बनिक अम्ल H2CO3, फॉर्मिक अम्ल HCOOH होता है। तो इस तरह से हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक और देखते हैं पॉइंट, यानी कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। चलिए, तो अगला है कि प्रबल क्षारक और दूसरा है दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक है कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनीकृत होता है, यानी कि पूरी तरह से घुला हुआ रहता है और OH माइनस आयन की उच्च सांद्रता उत्पन्न करता है, तो उसे यानी कि प्रबल क्षारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरह से क्या होता है कि यानी कि घुला हो रहता है और OH यानी कि माइनस आयन की उच्च सांद्रता उत्पन्न कर देता है, तो उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। दूसरा दुर्बल क्षारक, कि जो क्षारक जलीय विलयन में आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। तो आई होप दैट कि आप प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हमने यानी कि अभ्यास के प्रश्नों को कुछ देखा। अब चलिए अब आगे आते हैं मेन पॉइंट पर, जो हमारा टॉपिक था, ये सब अभ्यास के प्रश्न था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अगला सवाल है कि पीएच स्केल क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस्कल कहते हैं। तो चलिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि किसी भी विलयन में, चाहे घोल में, जो हाइड्रोजन आयन की यानी कि H प्लस को नापता है, तो उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अगला है इसी में कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता pH बराबर यानी कि -log H+, अर्थात कहने का मतलब कि हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुनक, लघुनक का मतलब लॉग यानी कि माइनस में, को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की परास यानी कि रेंज, जिसको परिसर बोलते हैं, 0 से 14 होता है। यानी कि किसी भी आप पदार्थ को यानी कि पीएच मान आप यानी कि 0 से लेकर 14 तक ही नाप सकते हैं। जैसे अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, लवण का पीएच मान 7 के बराबर होता है, या उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर ही होता है। लवणों को तो यानी कि उदासीन विलयन कहा जाता है। तो चलिए, आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला टॉपिक है क्लोर क्षार प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोर बेसिस प्रोसेस। तो इसको लिखे हैं डिफिनेशन कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह वियोजित होकर, मतलब टूटकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि जल वाला विलयन में
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बना देता है। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग कि बोला है कोची कि सोडियम क्लोराइड, तो पहले लिखते हैं कि Na से तो सोडियम क्लोराइड होगा, प्लस में बोला है कोची कि जलीय विलयन में तो यानी कि H2O में कोची किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो लिखते हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए, तो जब प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और क्लोरीन गैस कहने का मतलब Cl2 को करता है, बनाता है। इस प्रक्रिया के क्लोरोक्षार प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हम बना दिए कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस ने बना दिया। अब इसको संतुलित करेंगे, सोडियम एगो तो सोडियम एगो, ठीक है, क्लोरीन एगो तो क्लोरीन दूगो, तो यहाँ पर 2 से गुना करने पड़ जाएगा, तो सोडियम हो गया दूगो तो 2 से यूँ गुना करने पड़ेगा। चलिए ठीक है, सोडियम और क्लोरीन मिल गया। हाइड्रोजन है इधर दूगो तो हाइड्रोजन यूँ 2 से गुना हुआ तो यानी कि 2 हो गया। चलिए ठीक है, अब ऑक्सीजन है एगो तो ऑक्सीजन है इधर कैगो, एगो, ऑक्सीजन है इधर दूगो तो दूगो हो रहा है, तो फिर क्या करने पड़ेगा, यानी 2 से तो फिर गुना करने पड़ेगा, और जब 2 से गुना करने पड़ेगा तो यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा 4 गो, और जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यानी कि अब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए H2 को कहाँ कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो H2Na आ जाएगा हाइड्रोजन के रूप में जो कि गैस है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सारा चीज क्लोरोक्षार प्रक्रम। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि क्लोरोक्षार प्रक्रम क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है, और एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे में है कि विरंजक चूर्ण या इसी के दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, दोनों नाम से पूछता है वहाँ पर, चाहे विरंजक चूर्ण कह देवे चाहे आप लोग को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से कह देवे, तो पूछ देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है तथा रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 तथा रासायनिक नाम अगर पूछ देगा तो बताइएगा कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है। चलिए अब जानते हैं कि विरंजक चूर्ण का निर्माण आखिर होता कैसे है। जब पूछ देगा कि विरंजक चूर्ण का यानी कि निर्माण कैसे होता है तो लिखिएगा कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि जब सूखा हुआ शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित कीजिएगा तो यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे में यहाँ पर हम आप लोग को यानी कि दिखा रहे हैं करके, जैसे मान लीजिए कि बोला है शुष्क बुझा हुआ, तो शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का हॉल 2 पर क्लोरीन गैस Cl2 गैस जब प्रवाहित कीजिएगा यानी कि प्रवाहित कीजिएगा तो यानी पर बना देगा आपको कोची कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। तो सबसे पहले वही लिख दीजिए कि CaOCl2 बनाएगा और जो बच जाएगा उसको बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से कैल्शियम निकल गया। चलिए ठीक है, एगो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से क्लोरीन निकल गया, तो यानी कि H2 एगो यानी कि ऑक्सीजन एगो यहाँ पर बच गया और हाइड्रोजन भी दूगो बच गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि निकल जाएगा H2O। तो इस तरह से यानी कि जो बनाने के लिए बोला था कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनता है, और जो यानी कि बच गया उसको हम निकाल दिए बाहर। तो इस तरह से यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। एग्जाम के लिए समझ लिए कि एकरा में से एग्जाम में आना एकदम निश्चित तय रहता है। नंबर पूछ देगा कि रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 तथा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। निर्माण कैसे होता है तो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ शुष्क बुझा हुआ चूना पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित किए तो यानी कि विरंजक चूर्ण बना दिया, और जो यानी कि क्रम से बच गया था 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उसको निकाल दिए बाहर यानी कि जल के रूप में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगला टॉपिक है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग, यानी कि हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला है कि जल के अंदर स्थित जीवाणुओं के मारने के लिए किया जाता है, यानी कि जो जल के अंदर जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको मारने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, यानी कि जो प्रयोगशाला होता है उसको हम लोग अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि वस्त्र उद्योग से सूती कपड़ों को विरंजक चूर्ण के रूप में किया जाता है, यानी कि जो सूती कपड़ा का होता है वहाँ पर यानी कि बनाने के लिए हम लोग भी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अगला सवाल है बेकिंग सोडा। यही सभी से सब आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। फिर से सुन लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है तथा रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और चलिए हो गया, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। अब देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण कैसे होता है इसे, तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। सब एग्जाम के लिए समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से सब क्वेश्चन निकल के आता है। तो जैसे यानी कि हम बनाते हैं यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कहाँ है, यहाँ देखिए कि सोडियम क्लोराइड, तो लिखते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब H2O जलीय विलयन में अमोनिया मीन्स NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो कौचे का निर्माण होता है, सोडियम क्लोराइड का सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बना देगा NaHCO3। ये आपको तो इधर बना दिया कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का। अब जो यानी कि बच गया होगा उसको यानी कि निकाल के हम उधर रख देंगे। तो यहाँ से तो सोडियम निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ से एगो निकल गया है और यहाँ से यानी कि निकल गया CO3। तो Na आपको बचेगा NH4Cl जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ सब निकल के यानी कि बेकिंग सोडा का निकाल कर और सब यहाँ से आपका बच रहा था अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण होता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। और यानी जो बच गया था वो निकाल के रख दिए। तो इस तरह से याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है तथा रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसका उपयोग देखते हैं। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का उपयोग, यानी कि हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला सवाल है कि बेकिंग सोडा का उपयोग पाव रोटी या केक को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हम लोग देखें कि जो पाव रोटी बनाया जाता है या केक के बनाया जाता है वो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ताकि उसको रोटी के यानी कि फुलाया जा सके। दूसरा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्षारीय होने के कारण पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण क्या होता है कि पेट की जो अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है कि आग को बुझाने के लिए सोडा अम्ल को अभिशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका होता है कि कहूँ आग पकड़ लेता है तो आग को बुझाने के लिए यानी कि सोडा अम्ल को अभिशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगला सवाल है कि धावन सोडा। तो याद रखिएगा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। फिर से सुन लीजिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है तथा रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। फिर से सुन लीजिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है तथा इसका निर्माण कि जब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धावन सोडा का निर्माण होता है। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट के Na2CO3 को यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो यानी कि धोने का सोडा का निर्माण होता है जिसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एग्जाम के लिए समझिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला है धावन सोडा का उपयोग। जानते हैं कि कौन कौन होता है इससे। पहला, जल के अस्थाई के कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि पहला में याद रखिएगा कि जल के अस्थाई की कठोरता के दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा, कागज, पेंट तथा वस्त्र के उद्योग में किया जाता है। और तीसरा,
अपमार्जक के रूप में किया जाता है, और चौथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से यानी कि धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है, और यह है एग्जाम के लिए बहुत समझने के महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं POP। तो जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O होता है। फिर से सुन लीजिए, CaSO4 × 1/2H2O होता है, तथा रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध मतलब आधा हाइड्रेट होता है। अब इसका निर्माण देखते हैं कि जब चिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इसको भी याद रखिएगा, पूछ देता है कि चिप्सम का सूत्र क्या होता है। इसे को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी कि जब चिप्सम को CaSO4 × 1/2H2O को 373 केल्विन ताप पर गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर चिप्सम है, CaSO4 × 2H2O को 373 केल्विन ताप पर गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का निर्माण होता है। और इस तरह से इन्हें संतुलित कर दिया है कि 1.1/2H2O संतुलित किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है और लास्ट टॉपिक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। पहला पॉइंट है कि डॉक्टर टूटी फूटी हड्डियों को व्यवस्थित करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। यानी कि देखते हैं कि जब किसी का हड्डी उड्डी टूट जाता है गोड़ हाथ पैर के, तो वहाँ पर यानी कि चूना नतरी यानी कि जो लगाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरा कि मूर्तियों को निर्माण में POP का उपयोग किया जाता है, यानी कि मूर्ति को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है कि खिलौने तथा कई प्रकार के सजावटी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यानी कि कई तरह से यानी कि खिलौना चाहे मूर्तियों के बनाने में या सजाने के लिए वहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, एग्जाम में पूछ देता है बहुत कुछ, एक में से हो सकता है 2-4 को पूछ देगा कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन होता है। जैसे इधर स्रोत लिखा हुआ है और इधर अम्ल पाया जाता है। जैसे कि संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मेलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्टेरिक अम्ल। दही या खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एमिनो अम्ल। और लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। और नेटल में कौन सा पाया जाता है तो यही वाला है कि मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो चलिए ये सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह से सभी प्रश्नों को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आइए 1-2 को और देख लेते हैं अभ्यास के प्रश्न, और इसी तरह हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सवाल है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आंसर है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, परंतु दही बनने पर इसका pH मान घट जाएगा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसमें लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। इससे दही में H आयनों की सांद्रता बढ़ने से दूध दही में बदलकर अम्लीय हो जाता है तथा pH मान कम हो जाता है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह से पूरी तरह से हम चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं, और आप इसी तरह से यानी कि सभी चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। आप सभी वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम को तैयारी कीजिए। तो चलिए, थैंक यू।